फिर सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम पीडियाट्रिक्स के जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते रहते हैं, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। यदि आप भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारा इस यूट्यूब चैनल पर न केवल नर्सिंग नोट्स को हम अवेलेबल करवाते हैं, की पॉइंट्स को अवेलेबल करवाते हैं, उसके साथ साथ क्वेश्चंस भी, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो आए हुए हैं, उन सभी को हम डिस्कस करते हैं। उसके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आप सभी को वेट रहता है जिस चीज़ का, कि नर्सिंग वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट आपको चाहिए। कई बार वैकेंसी निकल जाती है आकर के और पता भी नहीं चलता, तो हमारा पूरा प्रयास रहता है कि आपके पास वो सभी इन्फॉर्मेशन, वैकेंसी से रिलेटेड हर अपडेट हम जितना भी मिले हम सब आपको अवेलेबल करवाएं, ताकि बहुत से फ्रेंड्स हैं जिनको कई बार कई व्हाट्सअप ग्रुप्स में नहीं मिल पाता है, तो वो सब इसमें मिले। तो फ्रेंड्स, इसको शुरू करता हूँ। मैंने पहला वीडियो बनाया है इससे रिलेटेड, उसमें काफ़ी लेंदी होने के चांसेस से बचने के लिए मैंने ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा लंबे टाइम तक बोलना भी मुश्किल हो जाता है, और आपका भी एक कंसंट्रेशन बोलते हैं कि मोर देन 5 मिनट 10 मिनट से ज़्यादा या 15 मिनट से ज़्यादा नहीं रह पाता है। तो मेरा मोटिव यही रहता है कि हर वीडियो को हम 15-20 मिनट के अंदर अंदर पूरा करें। मोस्टली तो मैंने सारे वीडियो 5 से 10 मिनट में ही कंप्लीट करने की कोशिश की है, क्योंकि कंसंट्रेशन बना रहता है। तो फ्रेंड्स, शुरू करता हूँ। और ये सब हमने पिछले स्लाइड्स में देख लिए थे, पिछले वीडियो में देख लिए थे। यदि आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं उनको। और अब हम दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। यहाँ से देखिए आप, आफ्टर मायरिंजोटोमी मीन्स जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है वहाँ पर उसका होल बनाया जाता है, उसको कट किया जाता है। एंड प्लेसमेंट ऑफ ईयर ट्यूब्स, ठीक है। वार्म कंप्रेस में हेल्प टू फैसिलिटेट ड्रेनेज व्हेन यूज्ड ऑन अफेक्टेड ईयर। तो फ्रेंड्स, यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है, ये बनता है कि वार्म कंप्रेस हम यूज़ करेंगे, ठीक है। कब करते हैं? आफ्टर मायरिंजोटोमी एंड प्लेसमेंट ऑफ ईयर ट्यूब्स। याद रखिएगा। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे फ़ायदा होता है दिस फैसिलिटेट ड्रेनेज व्हेन यूज्ड ऑन द अफेक्टेड ईयर। हम अफेक्टेड ईयर पे यूज़ करते हैं, ठीक है। इससे ये ड्रेनेज को फैसिलिटेट करता है। तो ये सब इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अगला, व्हेन विद एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया का मतलब होता है मिडिल ईयर का इन्फेक्शन, वो भी कैसा एक्यूट होगा। तो हमें क्या करना है? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में भी, हाँ, तो उसमें क्या होता है कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कैसी दिखाई देगी? हमें ब्राइट रेड या येलो दिखाई देगी, ठीक है। तो ये कई बार आइडेंटिफिकेशन पूछा जाता है कि उसने ऑब्वियसली ईयर एग्जामिनेशन किया है, तो आपको ब्राइट रेड या येलो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन दिख रही है, तो क्या आइडेंटिफाई करेंगे? ऑब्वियसली इन्फेक्शन है। इसके साथ साथ कैसा दिखाई देगी? वो बल्जिंग या रिट्रैक्टेड, ठीक है। रिट्रैक्शन मिलेगा उसमें या फिर बल्ज करती हुई मिलेगी। तो ये सब किसका आइडेंटिफिकेशन है? ओटाइटिस मीडिया का, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया का है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद आगे देखते हैं हम कि नॉर्मल फाइंडिंग कैसी होती है और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का। तो वो होता है ए पर्ल ग्रे मेम्ब्रेन जो दिखती है हमें, पर्ल ग्रे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, वो एक नॉर्मल फाइंडिंग होती है। और जो अगला आप देख सकते हैं, डल ग्रे मेम्ब्रेन। कैसी? डल ग्रे मेम्ब्रेन होती है, वो सब एक्यूट और क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया में देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन का पैटर्न काफ़ी चेंज होने लगा है। पहले कुछ अलग पूछा जाता था, आजकल एक वीडियो बेस्ड आने लग गए हैं, इमेज बेस्ड आने लग गए हैं, इंस्ट्रूमेंट के इमेज दिखा के पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब ये जो पिक्चर बेस्ड आ रहे हैं उसमें भी आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस प्रकार का कैसा क्या दिख रहा है, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो नॉर्मली सभी को पता है। जो अगला पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ कि यूस्टेकियन ट्यूब्स होती हैं, वो किस में, इन्फेंट या चाइल्ड की बात कर रहे हैं, तो कैसी होती है? वो सॉल्ट वाइड एंड स्ट्रेट होती है, सॉल्ट वाइड एंड स्ट्रेट होती है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन में होती है, ठीक है। इसलिए जल्दी से वो ब्लॉक हो जाती है और जल्दी ही उनमें जो इन्फेक्शन के चांस भी ज़्यादा रहते हैं। जैसे लार्ज एडिनोइड्स होंगे तो ऑब्वियसली वो कंप्रेस हो जाएगी, तो हमें वो ब्लॉक हो जाएगी। कौन? ये भी ध्यान रखना है, यूस्टेकियन ट्यूब्स, ठीक है। इसके बाद यूस्टेकियन ट्यूब्स जब ऐसी है, मतलब हम बात कर रहे हैं इन्फेंट और चाइल्ड में, तो उनमें क्या होते हैं कि ओटाइटिस मीडिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैंने अभी बता दिया आपको ऊपर वाले पॉइंट में कि ओटाइटिस मीडिया मतलब इन्फेक्शन का चांसेस ज़्यादा रहता है, ब्लॉक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसका रीज़न क्या है और किस में? फ्रेंड्स, हर वर्ड से आप यदि क्वेश्चन निकालेंगे तो ही आप सीख पाएंगे। तो ये सब इसमें कारण ये है इसका। अगला देखते हैं, कार्टिलेज लाइनिंग इज़ अंडर डेवलप्ड इन 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड। 1 साल का बच्चा होता है, वहाँ तक कार्टिलेज लाइनिंग डेवलप नहीं होती है, जिससे क्या होती है कि यूस्टेकियन ट्यूब होती है वो मोर डिस्टेंसिबल होती है मतलब डिस्टेंस फैल सकती है वो, और
इनअप्रोप्रिएटली ओपन हो सकती है। कार्टिलेज क्या करता है, उसको वापस उसी अवस्था में ले आता है, और वो एक बार खुल गई ना तो फिर वापस बंद नहीं होगी। तो इससे क्या होता है कि इनअप्रोप्रिएटली ओपन हो जाती है। 1 साल के बच्चे में ये चांसेस रहते हैं। और ये ध्यान रखिएगा आप, बच्चा यदि सीधा लेटा हुआ है कुछ खाना खिलाने के बाद में, तो कहाँ फॉर्मूला वो फेरिंजियल कैविटी में इकट्ठा हो सकता है, ध्यान रखने की बात है। इमेच्योर ह्यूमरल डिफेंस मैकेनिज्म इन ए 1 year old चाइल्ड इंक्रीज द रिस्क ऑफ ओटाइटिस मीडिया इन्फेक्शन। बच्चे में किस लिए चांसेस रहते हैं ये भी ध्यान रखिए, लेकिन उसका सबसे बड़ा चांसेस ज़्यादा है यूस्टेकिन ट्यूब का सोल्ट होना, हॉरिजॉन्टल प्लेन में होना, ठीक है, ये उसका कारण ज़्यादा रहता है। अगला देखिए, ईयर ड्रम परफोरेशन इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओटाइटिस, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, दैट इज़ ईयर ड्रम परफोरेशन। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि प्रेशर बढ़ जाता है तो वो इतना टॉलरेट नहीं कर पाता, रप्चर हो जाता है फाइनली। एंटीबायोटिक्स शुड बी गिवन। अब ओटाइटिस मीडिया है तो उसमें हम क्या देंगे? ऑब्वियसली एंटीबायोटिक्स देंगे। ओरल एंटीबायोटिक्स हम मोस्टली देते हैं, तो ये इतना आपको ध्यान रखना है। अब आगे हम बात करते हैं एपिग्लोटाइटिस के बारे में, जो पीडियाट्रिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो टंग ब्लेड्स, ये क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, टंग ब्लेड्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड विद एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, कि हम टंग ब्लेड्स उसमें नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे, नहीं उसके मुंह के अंदर देंगे। ध्यान रखिएगा, पहली चीज़ पूछ सकता है किसी प्रकार से कि एक्यूट एपिग्लोटाइटिस सस्पेक्ट कर रही है नर्स, या फिर उसको आइडेंटिफाई करना है, तो क्या टंग ब्लेड उसके अंदर रखेगी, मतलब उसके मुंह में अंदर डालेंगे? तो आपने आंसर देना है वहाँ पे नो। क्यों? क्योंकि एपिग्लोटाइटिस में ये स्पाज्म हो सकता है, एपिग्लोटिस का स्पाज्म हो सकता है टंग ब्लेड के कारण से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता रहता है। मेरा प्रयास यही है कि हर लाइन उसी हिसाब से लिया है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एक ही लाइन में आ सके। तो इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि टंग ब्लेड्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। क्यों कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? क्योंकि स्पाज्म होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्लासिकल साइन ऑफ एपिग्लोटाइटिस। इसके साइन क्या रहेंगे? ड्रोलिंग, सिटिंग अपराइट, लीनिंग फॉरवर्ड विद चिन थ्रस्ट आउट, माउथ ओपन एंड टंग प्रोट्रूडिंग। ये ध्यान रखना, टंग बाहर रहेगी, मुंह खुला रहेगा, आगे झुका रहेगा, सीधा बैठा रहेगा और मुंह से लार गिरती रहेगी। ऐसे सब कुछ ये सिम्टम्स है वो एपिग्लोटाइटिस के हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एक बच्चा है वो इस हिसाब से है, 1 साल का, 2 साल का है, और ठीक है, उसको क्या सस्पेक्ट कर सकते हैं आप? तो एपिग्लोटाइटिस इसमें आपको सस्पेक्ट करना है। फ्रेंड्स, ऑब्वियसली मेरी स्पीड थोड़ी स्लो हो सकती है, लेकिन आपको यदि कुछ चीज़ सीखनी है तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपकी 1 सेकंड भी मैं वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ये भी बोल के मैं हाँ इसके लिए सॉरी बोलता हूँ कि मैंने आपको ये बोला है, पर कोशिश यही है कि मेरा आपको हर सब कुछ, जितना नॉलेज मुझे है, हमारी टीम को है, वो सब आपको मिले। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला चीज़ आता है द चाइल्ड विद एपिग्लोटाइटिस। यही है, द चाइल्ड विद एपिग्लोटाइटिस शुड बी केप्ट इन अपराइट पोजिशन। ठीक है, अपराइट पोजीशन में रखेंगे। इससे क्या होता है, क्या फ़ायदा है कि अपराइट पोजीशन में रखने के कारण से जो वर्क ऑफ ब्रीदिंग है वो थोड़ा, मतलब एफर्ट है वो कम हो जाएगा, उसको ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। दूसरा, एस्पिरेशन नहीं होगा सीक्रेशन से उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नहीं जाएगा। ठीक है, और जो सोलन एपिग्लोटाइटिस है उसके कारण से एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा। 3 फ़ायदा है उसको सीधा बिठाने का। तो सबसे बढ़िया चीज़ तो यही है कि एपिग्लोटाइटिस है बच्चे को, तो आप उसको किस पोजीशन में रखेंगे? ठीक है, बोल सकता है कि सेमी फाउलर, हाई फाउलर, लो फाउलर, ऐसा कुछ भी दे दें। और यदि हाई अपराइट पोजीशन है तो सबसे बेस्ट आंसर आपका वही जाएगा। ठीक है, अगला हम देखते हैं गेग रिफ्लेक्स। एपिग्लोटाइटिस में बोलते हैं भाई गेग रिफ्लेक्स चेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो इसमें लिखा हुआ है नेवर बी चेक्ड, कभी भी चेक नहीं करना चाहिए। यदि करना है तो आपको इमरजेंसी पर्सनल, ठीक है, और इक्विपमेंट अवेलेबल रहने चाहिए, तभी करना है। क्योंकि जैसे ही आप इसको करोगे तो पूरा ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, स्पाज्म हो जाएगा एपिग्लोटाइटिस के कारण से, और फिर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो आप उसको ओपन नहीं कर सकते हैं। इस टाइम क्या करना पड़ेगा आपको, मैं एक डायग्राम से बता दूं। जैसे ये आपका एपिग्लोटाइटिस है यहाँ पे, ठीक है, ये ब्लॉक हो गया पूरा, तो अब क्या होगा कि एयरवे बंद हो गया है। अब ट्रेकियोस्टोमी करने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ से हम उसको एयर दे देंगे, मतलब उसका एयरवे यहीं से पेटेंट रहेगा। तो हमें यदि ये चेक करना है गेग रिफ्लेक्स, तो आपको ट्रेकियोस्टोमी का सामान रेडी रखना पड़ेगा हमेशा, ये ध्यान रखिए। चाइल्ड विद राइट लोअर लोब न्यूमोनिया,
बच्चे को राइट लोअर लोब न्यूमोनिया है तो आप किस साइड रखेंगे? लेफ़्ट साइड में रखेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑब्वियसली लेफ़्ट साइड में है तो आपको राइट साइड में रखना पड़ेगा, मतलब अपोजिट साइड में रखते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जैसे हमने हेल्दी साइड को नीचे रखा है, इसमें नीचे वाली में यही लिखा हुआ है कि हेल्दी साइड को हम नीचे रखेंगे, जिससे क्या होता है कि अनअफेक्टेड लंग में ग्रेविटी की वजह से ब्लड फ्लो बढ़ेगा। अब ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो वहाँ पर ऑक्सीजन का एक्सचेंज ज़्यादा होगा, गैस एक्सचेंज ज़्यादा होगा। तो इस कारण से हम लेफ़्ट साइड को नीचे रखेंगे, ठीक है, मतलब अनअफेक्टेड साइड को हम नीचे रखेंगे। प्रीटर्म नियोनेट विद LBW ऑन हाई प्रेशर वेंटिलेटर्स। प्रीटर्म बच्चे जो LBW हो, हाँ, और वो किस पे हो? हाई प्रेशर वेंटिलेटर पे हो, तो उनको ज़्यादा रिस्क रहता है ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया का। ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया में क्या होता है कि फाइब्रोसिस हो जाता है लंग्स का, और वो फिर एक्सचेंज नहीं हो पाता है। तो ये बात ध्यान रखिए कि वेंटिलेटर पे होगा, हाई प्रेशर वेंटिलेटर पे, तो उनको ज़्यादा चांसेस रहेंगे ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया के। अब अगली चीज़ देखते हैं कि इन्फेंट विद ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया विल हैव इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज। ठीक है, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रहेगा उनमें जिनमें ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया हो गया है। किस कारण से? कार्बन डाइऑक्साइड का रिटेंशन हो जाएगा, क्योंकि गैस एक्सचेंज नहीं हो रहा ना, तो इस कारण से कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन होगा। और बॉर्डर लाइन ऑक्सीजनेशन, मतलब ऑक्सीजनेशन भी बहुत कम हो रहा है। और किस वजह से हो रहा है? फाइब्रोसिस ऑफ लंग, लंग का फाइब्रोसिस होता है, इस वजह से ये दोनों चीज़ें देखने को मिलती है। और आप बोल सकते हैं इसमें आपको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप भी ABG के बारे में भी डिटेल में जाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस पर कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे याद रहे, क्योंकि वीडियो बनाते टाइम ऑब्वियसली काफ़ी चीज़ें मैं बोल के छोड़ देता हूँ और मुझे याद नहीं रहता है, क्योंकि मेरे वीडियोस में खुद भी काफ़ी टाइम तक नहीं देख पाता हूँ कि मैंने क्या अपलोड किया है। जैसा बनता है वैसा ही अपलोड कर देता हूँ मैं, क्योंकि मुझे कोई पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं है, ना मेरी टीम को है। हमारा ये एफ़र्ट केवल आप सभी फ्रेंड्स के लिए है कि आपको अधिक से अधिक नॉलेज मिले। तो यदि आप भी उस पर चाहते हैं तो मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा, ऑब्वियसली हमारा बिजी शेड्यूल रहता है, जैसे फ्री होते हैं तो हम वीडियोस अपलोड कर देते हैं बना करके। तो बता दीजिएगा, जैसे टाइम मिलेगा हमारी टीम का कोई मेंबर उसको बना करके मुझे दे देगा, मैं आपको अपलोड करके दे दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखिए आप, ये स्लाइड लास्ट रहेगी, फिर इसके बाद अगला दूसरे वीडियोज़ में पढ़ेंगे। प्रीटर्म नियोनेट विद LBW हमने देख लिया है। हाँ, थर्मो रेगुलेशन इज़ द इम्पोर्टेंट फॉर द इन्फेंट विद ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजिया। यदि बच्चा ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजिया में चला गया तो आपको क्या करना है वहाँ पे? थर्मो रेगुलेशन, मतलब मीन्स उसका टेम्परेचर रेगुलेट करना ज़रूरी है, क्योंकि हाइपोथर्मिया और हाइपरथर्मिया दोनों ही क्या कर देते हैं? ऑक्सीजन डिमांड को बढ़ा देते हैं, ऑक्सीजन कंजम्पशन को बढ़ा देते हैं। इसलिए आपको थर्मो रेगुलेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे को ना तो हाइपोथर्मिया होना चाहिए ना ही हाइपरथर्मिया होना चाहिए, जिसको ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजिया डेवलप हो गया है। याद रखिएगा फ्रेंड्स कि हाइपोथर्मिया हाइपरथर्मिया दोनों में ही ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ता है, तो मतलब एफर्ट्स ज़्यादा करने पड़ेंगे, और लंग्स इतना कैपेबल नहीं है कि वो गैस एक्सचेंज कर पाए, क्योंकि वहाँ फाइब्रोसिस हो गया लंग्स का। इसलिए ये ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। डिस्निया, टेकिनिया, टेकिपनिया एंड वीजिंग आर इंटरमिटेंटली और क्रॉनिकली प्रेजेंट सेकेंडरी टू एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के कारण से आपको क्या क्या दिखेगा? वीजिंग साउंड आएगी, टेकिपनिया डिस्निया होगा, ठीक है। और ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया में एयरवे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। यदि आपने ये साउंड सुनाई दे रहा है तो आपको समझना चाहिए वीजिंग साउंड आ रहा है, इसके साथ में आपका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा हुआ है, डिफ़िकल्टी फील हो रही है आपको, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शंस दिख रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है। तो इससे क्या होगा कि ऑक्सीजन वैसे नहीं मिल रहा, अब बच्चे को एफर्ट ज़्यादा करना पड़ रहा है रेस्पिरेशन के लिए, मीन्स ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ रहा है, तो ये सब क्या करेंगी और बुरा हाल कर देंगी, ठीक है। बच्चे का मतलब उसकी कंडीशन वर्स हो सकती है, तो आपको इनके बारे में क्लोजली ऑब्जर्व करना है कि कहीं ये सिम्टम्स तो नहीं अपीयर हो रहे। इन्फेंट विद ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया यूजुअली शो इंक्रीज्ड वर्क ऑफ ब्रीदिंग एंड इंक्रीज्ड यूज ऑफ एसेसरी मसल्स। मैंने जैसे बताया कि इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन हो सकता है, और ब्रीदिंग एफर्ट्स बढ़ गया है, तो ये सब इसके कारण से होता है कि ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ा हुआ रहता है, और बॉडी कंपेंसेट करती है कि भाई हाँ अधिक से अधिक ऑक्सीजन मिले, इसलिए सारा चेस्ट की मसल्स है वो एफर्ट करना लग जाती है। तो ये सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन इज द कॉमन फाइंडिंग रिजल्टिंग फ्रॉम फाइब्रोसिस एंड क्रोनिक हाइपोक्सिया ओकरिंग ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजिया। ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजिया है, उसमें क्या होगा? पल्मोनरी हाइपरटेंशन आपको देखने को मिलेगा। ये क्यों होता है कि फाइब्रोसिस हो गया, दूसरा क्रोनिक हाइपोक्सिया, क्रोनिक हाइपोक्सिया ऑक्सीजन की कमी,
तो अब हार्ट क्या कंपेंसेट करता है, हार्ट सोचता है कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो हार्ट का काम केवल इतना ही है, वो ये सोचेगा कि ऑक्सीजन पहुंचानी है, हम्म, तो हार्ट इसमें प्रेशर बढ़ा देगा। ठीक है, प्रेशर बढ़ेगा तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी इसमें देखने को मिलेगा। और पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए कौन सा हार्ट का पार्ट रेस्पॉन्सिबल है फ्रेंड्स, इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यही इस सीरीज़ का क्वेश्चन है कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए राइट साइड हार्ट रेस्पॉन्सिबल है या लेफ़्ट साइड हार्ट रेस्पॉन्सिबल है। उम्मीद करता हूँ आप इस टॉपिक को ज़रूर देखेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है पल्मोनरी हाइपरटेंशन, और उसका आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।